आज को बेसिकली हम लोग सीटी स्कैन एग्जामिनेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीड्योर के विषय में डिस्कशन करने वाले हैं। और आज को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी के विषय में। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी क्या होता है, किस तरह से हम लोग परफॉर्म करते हैं, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी किस तरह से कैथेड्रल एंजियोग्राफी से अलग होता है, किस किस तरह का पेशेंट्स का जो है हमें सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी को परफॉर्म करना चाहिए एज कम्पेयर टू द कैथेड्रल एंजियोग्राफी। सो वी आर गोइंग टू नो ऑल दिस थिंग्स इन टुडेज वीडियो। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करने के लिए पेशेंट को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए बिफोर परफॉर्मिंग द सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी इन पेशेंट। साथ ही साथ हम लोग आज जानेंगे सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए क्या एग्जैक्ट टेक्निक को अप्लाई करना पड़ता है, और पेशेंट का सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी होने के बाद क्या क्या हमें पेशेंट्स को पेशेंट का रिस्क फैक्टर्स को घटाने के लिए आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया किस तरह से पेशेंट को हम लोग ऑब्जर्वेशन में रखते हैं जिससे पेशेंट सेफ रहे। सो वी विल गोइंग टू नो ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी as well as in this video you will also going to know about CT coronary angiography किस तरह से जो है कैथेड्रल एंजियोग्राफी से अलग है। ओके, सो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। हम लोग जो हमारा एडवांस अभी जो एंजियोग्राफिक प्रोसेस है जिसको हम लोग कहते हैं सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, उसके विषय में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिशनली क्या होता था, हम लोग ट्रेडिशनली जो एंजियोग्राफी करते थे, ठीक है, वो किस तरह से करते थे, एक कैथेटर होता था, ठीक है, एक कैथेटर को हम लोग पेशेंट का आर्टरी में जो है इंट्रोड्यूस करते थे, आर्टरी में डालते थे, और उस कैथेटर के माध्यम से जो है हम लोग एक कॉन्ट्रास्ट मीडिया को पुश करते थे, इंजेक्ट करते थे पेशेंट के हार्ट का आर्टरी में, जिसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी में। और उसके बाद हम लोग इमेजेस में ये देखते थे कि किस तरह से जो है वो जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम लोग कैथेटर के माध्यम से पेशेंट का कोरोनरी आर्टरी में हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं वो किस तरह से फैल रहा है। मतलब अगर वो इजीली फैल जाए आर्टरियों के अंदर से, इसका मतलब है पेशेंट का जो आर्टरीज है उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्ट्रास्ट मीडिया कहीं पे रुक जाए, ठीक है, अगर हर एक ब्रांच सही से नहीं दिख पाए तो कहीं पे अगर ब्लॉकेज रहा तो फिर वो सही से फैलेगा नहीं। उस जिस जगह पे ब्लॉकेज है या फिर जिस जगह पे प्लग का फॉर्मेशन है वहाँ पे वो रुक जाएगा। तो जब उससे देख के हमें पता लग जाएगा कि उस जगह पे जो है ब्लॉकेज है। तो बेसिकली ये जो हमारा जो कैथेड्रल एंजियोग्राफी हम लोग ने जाना कि जिस तरह से परफॉर्म किया जाता है, तो ये एक इन्वेसिव मेथड होता है, बिकॉज इसमें पेशेंट्स को पहला एडमिट करना पड़ता है। एडमिट करने के बाद जो है कुछ प्रिकॉशंस लेने के बाद, पेशेंट को प्रिपेयर करने के बाद जो है कैथ लैब में इसको परफॉर्म किया जाता है बाय मेकिंग अ स्मॉल कट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अ वन कैथेटर। कैथेटर क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग आर्टरी में डाल के ये कैथेड्रल एंजियोग्राफी को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ इन्वेसिव। तो हमें पता है कि कोई भी इन्वेसिव एग्जामिनेशंस में थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। इट इज़ सेफ, कैथेड्रल एंजियोग्राफी इज सेफ, लेकिन एज बिकॉज इट इज हैविंग सम इन्वेसिव प्रोसीड्योर, ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, थोड़ा बहुत इन्वेसिव होने की वजह से पेशेंट को थोड़ा बहुत रिस्क हो सकता है। दूसरा चीज़ है कि कैथेड्रल एंजियोग्राफी को जब पेशेंट पे परफॉर्म किया जाएगा तो उसका जो रिजल्ट्स है वो रिजल्ट तब भी अच्छा होगा जब वो अच्छे हैंड्स के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। मतलब जो कार्डियोलॉजिस्ट कैथेड्रल एंजियोग्राफी को परफॉर्म करेगा वो एक्सपर्ट होना चाहिए बहुत अच्छा, तब जाके जो है वो इतना अच्छा, वो अच्छे तरह से जो है कैथेड्रल एंजियोग्राफी को परफॉर्म करेगा, तभी जाके जो है एग्जैक्ट रिजल्ट हमें दिखेगा, ठीक है। तो कैथेड्रल एंजियोग्राफी अगर सही से ना किया जाए, अगर पेशेंट को केयरफुली ना किया जाए तो हो सकता है कि पेशेंट को कोई मतलब रिस्क हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारा रिस्क है जिसके विषय में हम लोग आगे जाके जानेंगे, तो वीडियो को देखते रहिए। तो इसीलिए हम लोग को सबसे पहले अगर हमें डिटेक्ट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमें सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करना चाहिए। मतलब अगर हमें डिटेक्ट करना है, अगर पेशेंट को डिटेक्ट करना है, डायग्नोस करना है कि पेशेंट का कितना परसेंटेज ऑफ हार्ट ब्लॉकेज है, अगर इसको हमें जानना है, ठीक है, तो हम लोग पहले सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी को परफॉर्म करना चाहिए। और अगर हमें ऑलरेडी कोई डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशंस पे ये पता लग चुका है कि पेशेंट का ऑलरेडी ब्लॉकेज है,
पेशेंट का ब्लॉकेज है, तो उस कंडीशंस में इन द केस ऑफ कंफर्म डायग्नोसिस ऑफ हार्ट ब्लॉकेज, उस कंडीशंस में पेशेंट को सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी के जगह पे हमें कैथेड्रल एंजियोग्राफी करना चाहिए। बिकॉज सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, डायग्नोसिस करने में मदद करता है कि हार्ट का कितना ब्लॉकेज है, कैल्शियम स्कोरिंग करने में मदद करता है, समझ में आया। उस ट्रीटमेंट करने में मदद नहीं करता। मतलब क्या, मतलब जब हम लोग सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी को हम लोग परफॉर्म करेंगे तो हम लोग को ये पता लग सकता है कि पेशेंट का हार्ट में कितना ब्लॉकेज है, कैल्शियम स्कोरिंग क्या है, लेकिन वो ब्लॉकेज को देखने के बाद उस ब्लॉकेज को हम लोग ओपन नहीं कर सकते, मतलब ब्लॉकेज को खोल नहीं सकते, ठीक है। डिटेक्ट कर सकते हैं लेकिन इसको हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। लेकिन कैथेड्रल एंजियोग्राफी में, जिसमें हम लोग कैथेटर के मदद से जो है हमारा जो हार्ट का जो आर्टरी है उसका हम लोग इमेजेस ले रहे हैं, उसमें हम लोग डिटेक्ट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है डिटेक्ट करने के बाद अगर कहीं हमें ब्लॉकेज दिखता है तो उस ब्लॉकेज को हम लोग ओपन भी कर सकते हैं, मतलब ब्लॉकेज को हम लोग खोल सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग्स। हम लोग स्टेंट यूज कर सकते हैं, हम लोग बेलून यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो यही मेन डिफरेंस है। मतलब अगर एक्यूरेसी का बात करें इन द डिटेक्शन ऑफ हार्ट ब्लॉकेज, देन हमारा जो रिजोल्वेशन ऑफ इमेजेस है या फिर क्लैरिटी है वो हमारा कैथेड्रल एंजियोग्राफी में ज़्यादा अच्छा है। मतलब कैथेड्रल एंजियोग्राफी जो है हार्ट का ब्लॉकेज को 100% 99 to 100% जो है वो डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन सीटी एंजियोग्राफी जो है वो भी एक्यूरेट होता है लेकिन थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू द कैथेड्रल एंजियोग्राफी। सीटी का जो एक्यूरेसी रेट है वो 90 to 99% है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे आ जाता है कि इन्वेसिवनेस एंड नॉन इन्वेसिवनेस की। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी जो होता है वो टोटली नॉन इन्वेसिव एग्जामिनेशन होता है, जिसमें पेशेंट के शरीर में कोई कट्स हम लोग नहीं लगाते हैं या फिर कैथेटर को हम लोग नहीं डालते हैं। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में जस्ट सिर्फ क्या किया जाता है, जस्ट सिर्फ हम लोग पेशेंट के जो एंटीक्यूबिटल वेन है उसमें हम लोग एक चैनल करते हैं, ठीक है। चैनल करने के बाद जो है उसमें से हम लोग जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया को हम लोग पुश कर देते हैं, कॉन्ट्रास्ट मीडिया को हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं कुछ रेट ऑफ फ्लो में, ठीक है। तो जनरली कितना रेट ऑफ फ्लो में हम लोग कॉन्ट्रास्ट मीडिया पुश करेंगे, कितना अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम लोग पुश करेंगे, इसके विषय में आगे जाके इस वीडियो में आप लोग जान पाओगे। तो एक रेट ऑफ फ्लो में सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया को हम लोग इंजेक्ट करते हैं और इंजेक्ट करने के बाद जो है हमें हार्ट का जो आर्टरीज है, जो कोरोनरी आर्टरीज है, उसको हमें अच्छी तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो कोई ब्लॉकेज भी अगर उसमें होगा तो हम लोग देख सकते हैं। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में एडवांटेजेस ये है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो आगे जाके बताऊंगा, तो देखते रहिए वीडियो को, ठीक है। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी अच्छा है फॉर डिटेक्टिंग, फॉर डायग्नोसिंग द परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज इन द हार्ट। लेकिन कैथेड्रल एंजियोग्राफी जिसको हम लोग कैथ लैब में परफॉर्म करते हैं वो क्या है, ट्रेडिशनल एंजियोग्राफी इज, मतलब ये थेराप्यूटिक है, मतलब इसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर ब्लॉकेज दिख रहा है तो उसको हम लोग इजीली ट्रीट कर सकते हैं, मतलब ब्लॉकेज को हम लोग ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सो यही मेन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि कब हमें जो है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाना चाहिए पेशेंट को और कब पेशेंट को जो है कैथेड्रल एंजियोग्राफी करवाना चाहिए। तो आंसर क्या है, आंसर ये है कि अगर हमें टीएमटी में दिख रहा है कि पेशेंट का मियोकार्डियल इन्फेक्शंस है, ठीक है, साथ ही साथ हमें ईसीजी में भी दिख रहा है कि पेशेंट को मतलब सही से ग्राफिकल नोटिफिकेशंस में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। साथ ही साथ इको किया गया है, इको में भी हमें दिख रहा है कि पेशेंट को प्रॉब्लम है। तो इन दैट केस हम लोगों को मतलब ये पता लग जा रहा है कि हाँ पेशेंट को ब्लॉकेज है, दैट इज कंफर्म्ड। नाउ हमें क्या करना है, जितना भी हमें क्वेश्चन मार्क है, जितना भी हमें डाउट है कि ये जो ब्लॉकेज तो है 100% श्योर है, ब्लॉकेज है, लेकिन कितना परसेंट है इसको डिटेक्ट करने के लिए, और अगर वो ब्लॉकेज जितना भी परसेंट हो उसको हम लोग को ओपन करने के लिए, वो ब्लॉकेज को खत्म करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, सीटी करना चाहिए, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करना चाहिए या फिर कैथेड्रल एंजियोग्राफी, उसमें कैथेड्रल एंजियोग्राफी करना चाहिए। तो कैथेड्रल एंजियोग्राफी करने से जिस पेशेंट का ऑलरेडी डायग्नोसिस हो चुका है, टीएमटी करके हमें पता लग चुका है, इको करके पता लग चुका है कि पेशेंट को ब्लॉकेज है, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट का हम लोग कैथेड्रल एंजियोग्राफी करेंगे और कैथेड्रल एंजियोग्राफी करके हम लोग देखेंगे कि कितना परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज है।
अगर 50% तक अगर हार्ट का ब्लॉकेज है तो वो मेडिसिन के माध्यम से कंट्रोल मतलब ख़त्म किया जा सकता है, मतलब एक स्टेप लिया जा सकता है। और नहीं तो अगर 50% से ज़्यादा है तो फिर उसको हम लोग इधर बेलून या फिर स्टेंट के माध्यम से जो है उस ब्लॉकेज को हम लोग ओपन कर देंगे, ठीक है, दे सकते हैं। समझ में आया? लेकिन अगर पेशेंट का डायग्नोसिस नहीं हुआ है प्रॉपरली, उस पेशेंट का इको नहीं किया गया है या फिर इको किया भी गया है तो फिर उसमें सही से पता नहीं लगा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में या फिर ईसीजी में भी थोड़ा बहुत दिख रहा है कि प्रॉब्लम है, हाँ, लेकिन उतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा है, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट कैथेड्रल एंजियोग्राफी नहीं करना चाहिए। उस कंडीशन में पेशेंट को सीटी एंजियोग्राफी करवाना चाहिए। तो सीटी एंजियोग्राफी करने से पेशेंट का पता लग जाएगा कि उसका ब्लॉकेज है कि नहीं, अगर ब्लॉकेज है भी तो कितना परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज है, उसका कैल्शियम स्कोरिंग क्या है, जो कोलेस्ट्रॉल जमा है उसमें कैल्शियम की मात्रा कितना है, ये हमें पता लग जाएगा। साथ ही साथ सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर्टिकुलरली क्रॉनिकली इल पेशेंट या फिर ऑन इमरजेंसी बेसिस पेशेंट, जिसमें हमें टाइम नहीं होता हमारे पास, वो कुछ इस तरह का पेशेंट जिसमें हमको बहुत जल्दी डायग्नोस करके जो है पेशेंट को हमें मतलब बचाना होता है, तो उस कंडीशंस में भी जो है हम लोग का सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ कैथेड्रल एंजियोग्राफी एंड सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे मेन एडवांटेज क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो मेन एडवांटेज सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी का ये होता है कि हम लोग जो है बहुत ही कम टाइम पे, कैथेड्रल एंजियोग्राफी करने में जितना टाइम लगता है उससे बहुत कम टाइम पे जो है हम लोग ये सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी को परफॉर्म कर लेते हैं। पेशेंट को पेन नहीं होता है, तो कैथेड्रल एंजियोग्राफी में भी पेन नहीं होता, लेकिन कैथेड्रल एंजियोग्राफी में पेन हो भी सकता है, मतलब उसको दिक्कत हो सकता है, लेकिन सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में पेशेंट को एज बिकॉज ये नॉन इन्वेसिव एग्जामिनेशन है या फिर मिनिमल इन्वेसिव एग्जामिनेशन, इसमें पेशेंट को पेन होने का संभावना एकदम ही जीरो होता है, ठीक है। दूसरा चीज है एडवांटेज सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी का, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में जो है हम लोग इमेजेस को 3D फॉर्म में देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर के माध्यम से, पोस्ट रिकंस्ट्रक्शन के माध्यम से जो है हम लोग हार्ट का और हार्ट से रिलेटेड जितना भी ब्लड वेसल्स है उसका इमेजेस को 3D में देख सकते हैं, जिसमें हमें समझने में ब्लॉकेज को या फिर दिखने में ब्लॉकेज को और भी मदद होता है और भी हमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो जो हम लोग कैथेड्रल एंजियोग्राफी में 3D मोड में हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है, समझ में आया। तो दीज आर द एडवांटेजेस। नाउ व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी का डिसएडवांटेज क्या होता है? सबसे पहला डिसएडवांटेज सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी का ये होता है कि हमें पता है कि सीटी स्कैन इज अ रेडियोलॉजी मोडालिटी, इट इज़ एन इमेजिंग रेडियोलॉजी मोडालिटी, जिसमें क्या रेडिएशन का यूज करके जो है पेशेंट को हम लोग एग्जामिन करते हैं। तो रेडिएशन का यूज हो रहा है मतलब पेशेंट को रेडिएशन से होने वाले इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन एक बार करने से नहीं होता, लेकिन हो सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह हमारा जो कैथेड्रल एंजियोग्राफी उसमें भी सीआर मशीन का यूज करते हैं गाइडेंस के लिए। तो ये सीआर मशीन में भी एक्सरे निकलता है, लेकिन सीआर मशीन से जितना एक्सरे निकलता है उस कंपेरिजन में जो है सीटी स्कैन में थोड़ा ज़्यादा निकलता है, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो दोनों में ही रेडिएशन का यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये मेन डिसएडवांटेज है। साथ ही साथ दूसरा डिसएडवांटेज हमारा ये है कि सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए जो है क्या करना चाहिए? सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए हमें पेशेंट को ज़्यादा अमाउंट में कॉन्ट्रास्ट का एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है इंट्रावेनसली, ठीक है। लेकिन कैथेड्रल एंजियोग्राफी करने के लिए पेशेंट को सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में जितना कॉन्ट्रास्ट लगता है उससे बहुत कम कॉन्ट्रास्ट मीडिया में ही काम बन जाता है, समझ में आया। जनरली कैथेड्रल एंजियोग्राफी करने के लिए जनरली हम लोग 20 to 40 ml में ही काम बन जाता है, लेकिन सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए हम लोग का अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द पेशेंट जनरली 80 to 150 ml ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया कभी कभार लग जाता है। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया का एडमिनिस्ट्रेशन शरीर में ज़्यादा होने का मतलब कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस इफेक्ट्स होने का संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है, और हमें पता है कि कॉन्ट्रास्ट का एक अपना ही साइड इफेक्ट्स होते हैं।
कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी हो सकता है, पेशेंट का जो है मॉडरेट इफेक्ट हो सकता है, इमीडिएट इफेक्ट्स हो सकता है, लेट इफेक्ट्स हो सकते हैं, पेशेंट्स को एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, और भी शरीर में ईचिंग हो सकता है, रैशेस निकल सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रास्ट मीडिया, हमें पता है, ठीक है। सो कॉन्ट्रास्ट मीडिया एज बिकॉज सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में हमें ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है, जिसके वजह से पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट मीडिया से होने वाले इफेक्ट ज़्यादा होने का संभावना रहता है। बट उतना चिंता की कोई बात नहीं है, दीज आर रेयर केसेस में ये होता है, जनरली नहीं होता है, लेकिन रेयर केसेस में ही ये होते हैं। लेकिन कॉन्ट्रास्ट मीडिया से होने वाले इफेक्ट का जो चांसेस है वो कैथेड्रल एंजियोग्राफी में कम होता है, ठीक है, बिकॉज कॉन्ट्रास्ट मीडिया में जो है हम लोग कम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी बात आ जाती है कि किस तरह से जो है हम लोग पेशेंट्स को प्रिपेयर करेंगे फॉर सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, ठीक है। सो अभी तक हम लोग ने जान लिया कि क्या इम्पोर्टेंस होता है हमारा कैथेड्रल एंजियोग्राफी का, कैथेड्रल एंजियोग्राफी कब करना चाहिए, कैथेड्रल एंजियोग्राफी में क्या दिखता है, और ये भी हमने जान लिया कि क्या सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी क्या होता है, और साथ ही साथ ये भी हमने जान लिया कि कब सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी हमें परफॉर्म करना चाहिए एज कम्पेयर टू द कैथेड्रल एंजियोग्राफी। ओके, सो नाउ हम लोग जानेंगे कि अगर हमें किसी पेशेंट का सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी को परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम लोग पेशेंट्स को किस तरह से जो है हम लोग प्रिपेयर करेंगे। पेशेंट प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू परफॉर्म एनी एग्जामिनेशन परफेक्टली। अगर हमें एक एग्जामिनेशन को परफेक्टली परफॉर्म करना है तो सबसे पहले हमारा जो पेशेंट है उसको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है परफेक्टली, बिकॉज अगर पेशेंट प्रॉपरली परफेक्टली अगर पेशेंट को हम लोग नहीं प्रिपेयर करेंगे तो हमारा एग्जामिनेशन भी सही से हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और वो एग्जामिनेशन से होने वाले जो रिजल्ट हमें मिलेंगे वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसीलिए पेशेंट्स प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले कोई भी पेशेंट का जिसका सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी को परफॉर्म करना है, सबसे पहले उसका जो है ईसीजी करके देख लेना है कि उसका हार्ट रेट क्या है। उसका हार्ट रेट को देख लेना है कि उसका हार्ट रेट अगर 60 से ऊपर है, 60 या फिर 65 से ऊपर है, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट्स को जो है बीटा ब्लॉकर्स देना पड़ता है हार्ट रेट को स्लो करने के लिए, बिकॉज हमें पता है कि सीटी स्कैन जब हम लोग करेंगे, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी जब हम लोग परफॉर्म करेंगे, तो अगर हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो हमारे इमेजेस में आर्टिफैक्ट्स आ जाएंगे, तो उसमें हम लोग प्रॉपरली पेशेंट को डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे जो होता है इमेजिंग आर्टिफैक्ट्स। इसीलिए इमेजिंग आर्टिफैक्ट्स को घटाने के लिए और इमेज को और भी अच्छा बनाने के लिए जो है हमें पेशेंट का हार्ट रेट को जनरली 65 और 60 के नीचे में रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए पेशेंट का ईसीजी को सबसे पहले हार्ट रेट को चेक कर लेना है, अकॉर्डिंग टू दैट हमें पेशेंट को प्रिपेयर करना है विथ और विदाउट बीटा ब्लॉकर्स, हार्ट रेट को घटाना है, ठीक है। साथ ही साथ पेशेंट्स का हमें हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट कोई मेडिसिन लेता है कि नहीं, पेशेंट हार्ट का कोई मेडिसिन लेता है कि नहीं, पेशेंट डायबिटिक है कि नहीं, अगर डायबिटीज़ है पेशेंट्स को तो वो मेटफॉर्मिन लेता है कि नहीं, पेशेंट को प्रीवियस कोई एलर्जिक रिएक्शंस का कोई कंप्लेन है कि नहीं, ठीक है। सो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है कि नहीं, पेशेंट को क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ है कि नहीं। वी हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज अगर पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो हम लोग उसको कॉन्ट्रास्ट नहीं दे सकते हैं, बिकॉज कॉन्ट्रास्ट देंगे तो कॉन्ट्रास्ट एक्सक्रीट नहीं होगा शरीर से, किडनी एक्सक्रीट नहीं करेगा कॉन्ट्रास्ट को, और पेशेंट को लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है, इसमें पेशेंट टॉक्सिसिटी से पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। साथ ही साथ हमें ये जान लेना है कि पेशेंट को अगर प्रीवियस कॉन्ट्रास्ट मीडिया रिएक्शन हुआ था तो फिर कब हुआ था, क्या किस तरह का एग्जामिनेशन के परफॉर्म करने के वजह से उसको हुआ था। तो अगर पेशेंट का एलर्जिक रिएक्शंस पहले था तो सबसे पहले उसको जो है स्टेरॉइड मेडिसिन हमें देना पड़ता है, जो पेशेंट जो है 32 आवर एंड 12 आवर प्रायर टू द एग्जामिनेशन उसको लेता है, ठीक है। जनरली हम लोग मिथाइल प्रिडनिसोलोन हम लोग स्टेरॉइड देते हैं। साथ ही साथ पेशेंट को ये बोलते हैं कि पेशेंट ज़्यादा पानी पिए, पेशेंट का हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है टू अवॉइड द कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंड्यूस एलर्जिक रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस को हमें मतलब प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है। सो ये सब मेडिकेशंस के विषय में, पेशेंट का स्टेटस के विषय में हमें जान लेना है। पेशेंट का प्रीवियस कोई कोरोनरी एंजियोग्राफी या फिर कोई हार्ट का कुछ दूसरा कुछ एग्जामिनेशन हुआ था कि नहीं, उसका टीएमटी
का रिजल्ट्स, उसका इको का रिजल्ट्स, रिपोर्ट्स, वी हैव टू टेक ऑल दिस। पेशेंट को बोलना है कि आप जिस दिन कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाने के लिए आएंगे तो आपके साथ प्रीवियस जितना भी आपका एग्जामिनेशन हुए हैं, रिपोर्ट्स हुए हैं, उसको ले आइएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कोरिलेट द पेशेंट क्लिनिकली। ठीक है, कोई भी हम लोग जब भी डायग्नोसिस करते हैं, जब भी हम लोग कोई रिजल्ट हम लोग लाने का कोशिश करते हैं फ्रॉम द इमेजेस, तो फिर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोरिलेट करते हैं क्लिनिकल एस्पेक्ट से पेशेंट का। कोई रिपोर्ट में आप लोग को देखने के लिए भी मिलता होगा, रिपोर्ट के नीचे में लिखा हुआ रहता है प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली। ओके, तो क्लिनिकली कोरिलेट करने से जो है हम कंफर्म कर सकते हैं या फिर हम श्योर हो सकते हैं कि हाँ ये पेशेंट को ये समस्या है एज पर द इमेजेस में हमें जो रेडियोलॉजिकल फीचर्स दिख रहे हैं ये सेटिस्फाई करता है अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल कंडीशंस ऑफ द पेशेंट्स। ओके, सो हमने पेशेंट का हिस्ट्री ले लिया, पेशेंट को प्रिपेयर कर लिया, दिस इज अ प्राइमरी प्रिपरेशन। ठीक है, दूसरा प्रिपरेशन के विषय में भी मैं बता रहा हूँ जिसको हमें करना है पेशेंट हमारे पास जिस दिन आएगा कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग सेकेंडरी प्रिपरेशन में के लिए डिस्कस करेंगे। तो जिस दिन हमारे पास पेशेंट आ रहा है कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाने के लिए, जिस दिन हमने पेशेंट को प्राइमरीली प्रिपेयर करके हमने बुलवाया था, उस दिन पेशेंट जब हमारे पास आएगा तो हमें सबसे पहले जो है पेशेंट को सबसे पहले समझाना है हमें कि ये एग्जामिनेशन किस तरह से करते हैं, ये एग्जामिनेशन करने से क्या बेनिफिट्स होगा आपको, और ये एग्जामिनेशन करने से क्या आपको रिस्क भी हो सकता है। रिस्क कुछ होता नहीं है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्फॉर्म द पेशेंट। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा राइट्स होता है, ये हमारा पेशेंट्स का भी राइट्स होता है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट द एग्जामिनेशन और अबाउट द ट्रीटमेंट प्लान और व्हाट इज गोइंग टू हिम। जो पेशेंट के साथ होने वाला है वो पेशेंट को एक्सप्लेन करवाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पेशेंट को समझा देंगे कि इसमें इस तरह से आपका एंजियोग्राफी को परफॉर्म किया जाएगा। इसमें जो है एक रेडियोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट मीडिया, एक डाई, एक कलर जो है आपको पुश किया जाएगा आपके वेन से, तो और ये एक कॉन्ट्रास्ट देने के बाद कोई डरने की बात नहीं है। आपको थोड़ा सा गर्म जैसा फील होगा, बॉडी में थोड़ा गर्मी फील होगी, साथ ही साथ थोड़ा बहुत आपका मेटलिक टेस्ट भी फील हो सकता है अब आपके टंग में, साथ ही साथ शरीर में थोड़ा खुजली भी हो सकता है, लेकिन इससे डरने के लिए कोई बात नहीं, बिकॉज वी आर हेयर टू हेल्प यू, यू आर इन अ गुड हैंड्स। ठीक है, तो इस तरह से पेशेंट को रीअश्योर कर दीजिए, पेशेंट को समझा दीजिए। नेक्स्ट चीज़ जो है, हमारा मेन फोकस क्या है, हमारा मेन फोकस है कि हमें इमेजेस क्लियर चाहिए, हमें इमेजेस अच्छा चाहिए। इमेजेस अच्छा हमें एक्विजिशन के माध्यम से जो है हमें इमेज को अच्छी तरह से एक्वायर करना है। ठीक है, तब जाके जो है पेशेंट का डायग्नोसिस होगा। तो एक्विजिशन अगर सही से नहीं होगा तो हमारा डायग्नोसिस सही नहीं होगा, डायग्नोसिस सही नहीं होगा तो पेशेंट का ट्रीटमेंट सही नहीं होगा। तो इसीलिए पेशेंट का अच्छा एक्विजिशन करने के लिए पेशेंट को जो है हमें ब्रीथिंग जो रेस्पिरेटरी गेटिंग है या फिर जो पेशेंट का जो ब्रीथिंग कंट्रोल है उसको हमें समझा देना है कि जब बोला जाएगा आपको तब जो है सांस को खींच करके रोक लीजिएगा। जनरली हम लोग ये देखते हैं एज अ टेक्नोलॉजिस्ट वी ऑलवेज सी, जब हम लोग CT स्कैन MRI परफॉर्म करते हैं, पेशेंट सही से सांस रोक नहीं पाता है, जिसके वजह से इमेजेस में आर्टिफैक्ट्स आते हैं, हमारा इमेजेस सही नहीं होता, इसलिए हम लोग को बहुत गुस्सा भी आता है। इसीलिए टेक्निक क्या है कि पेशेंट को बोलिए कि सांस को खींचने का सही तरीका से खींचे। ठीक है, किस तरह से सही तरीका, बहुत जन जोर से खींच लेता है, खींच करके रोक लेगा बहुत जोर से, पेट पे एकदम प्रेशर आ जाएगा। पेशेंट का पेट पे अगर जोर से खींच करके अगर पेट में प्रेशर ला देगा तो वो ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा, सही से रोक नहीं पाएगा, ही विल फील डिस्कम्फर्ट। इन दैट कंडीशंस वो मूव कर जाएगा, वो सांस छोड़ देगा बीच में आपका एक्विजिशन के पहले, तो मेरा इमेज नष्ट हो गया। इसीलिए पेशेंट को समझा देना कि आप शॉर्ट ब्रेथ लेके, मुंह बंद रहेगा आपका और नाक से शॉर्ट ब्रेथ लेके जो है आप रोक लीजिएगा, मुंह बंद रहेगा, बस रोक लीजिए। दिस इज मोस्ट ईजियर फॉर द पेशेंट। हम ठीक है, हमें सही से जो है लंग को फिल आउट करना होगा एयर से, तो बहुत जोर से खींच लेगा सांस और रोक लेगा दबा के, पेट पे प्रेशर दबा के, तो वो सही से रोक नहीं पाएगा। धीमा शॉर्ट ब्रेथ लेगा मुंह बंद करके और उसको रोक लेगा। तो इस पेशेंट को ये समझा देना है, पेशेंट को प्रैक्टिस करवा देना है कि जैसे ही हम बोलेंगे आपको इस तरह से करना है। उसके बाद जो है हमें पेशेंट को पोजिशनिंग करना है CT काउच में। CT काउच में पेशेंट का पैर जो है गैंट्री की तरफ रहेगा और पेशेंट का जो हेड है वो आपका बाहर की तरफ रहेगा गैंट्री के। ठीक है, और उसके बाद पेशेंट का चेस्ट वॉल है, चेस्ट वॉल को हम लोग सेविंग करेंगे। सेव करने का उद्देश्य यह है कि हम वहाँ पे जो है ECG लेट्स को लगाना है।
बिकॉज पेशेंट का हेयर्स रहता है चेस्ट में, तो अगर हम लोग चेस्ट को सेव नहीं करके लेट्स को लगा देंगे तो देयर में भी इंटरफियरेंस, डिस्टेंस रह जाएगा चेस्ट और लेट्स में, तो इसमें क्या होगा, आर्टिफैक्ट्स आ सकता है ईसीजी में। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि कोरोनरी एंजियोग्राफी के साथ साथ जो है ईसीजी को परफॉर्म, ईसीजी ग्राफ को देखना या ईसीजी ग्राफ को रिकॉर्ड करना, इससे डायग्नोसिस भी अच्छा होता है, हमें पता भी लगता है कि पेशेंट का कंडीशन कैसा हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग पेशेंट का सेविंग कर देंगे चेस्ट में और उसको ईसीजी लेट्स को प्रॉपरली हम लोग लगा देंगे। लगाने के बाद ये क्वेश्चन आता है कि पेशेंट का हाथ जो है ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। तो बेसिकली हाथ नीचे भी रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंट का जो ईसीजी लेट्स है वो हिलना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर पेशेंट का ईसीजी लेट्स हिल जाएगा तो फिर आपका इमेज में आर्टिफैक्ट्स आ जाएगा, ईसीजी में भी आर्टिफैक्ट्स आ जाएगा। इसीलिए हाथ ऊपर रहे नीचे रहे, ईसीजी लेट्स शुड बी सिक्योर्ड इन वन प्लेस, इट शुड नॉट मूव, ये याद रखिए। तो हम लोग हाथ ऊपर करके ही जनरली बहुत जगह पे किया जाता है, तो हाथ ऊपर कर देते हैं और हाथ ऊपर करने के बाद जो है पेशेंट हाथ इस तरह से ऊपर करेगा। हाथ ऊपर करने के बाद पेशेंट को अच्छी तरह से हाथ को इस तरह से पकड़ा दीजिएगा, नहीं तो अगर हाथ खुले रहेंगे तो चेस्ट वॉल में मूवमेंट हो सकता है। तो हमें चेस्ट वॉल का मूवमेंट नहीं चाहिए, बिकॉज चेस्ट वॉल में अगर मूवमेंट होगा तो इट कैन क्रिएट आर्टिफैक्ट्स इन द इमेज ऑल्सो एज वेल एज इट क्रिएट आर्टिफैक्ट्स इन द ईसीजी ग्राफ। ठीक है, इसीलिए हमें पेक्टोरलिस मसल या फिर चेस्ट वॉल में कोई मूवमेंट नहीं चाहिए। इसीलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट का हाथ को ऊपर उठवा करके जो है हाथ को इस तरह से मतलब पकड़ने के लिए बोलना होगा हमें। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद जो है हम लोग पेशेंट्स का हमने ईसीजी लेट्स को सिक्योरली प्लेस करने के बाद जो है पेशेंट का जो एंटी क्यूबिटल वेन है, ठीक है, उस एंटी क्यूबिटल वेन में जो है हम लोग एक हम लोग चैनल करेंगे, हम लोग एक कैनुला लगाएंगे। ठीक है, और वो कैनुला जनरली 18 गेज का होना चाहिए, बिकॉज हमें पता है कि कोरोनरी एंजियोग्राफी करने के लिए हमें हायर अमाउंट, कितना अमाउंट अभी मैं बताने वाला था, जनरली हम लोग पेशेंट का बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रास्ट यूज करेंगे। जनरली हम लोग 1 ml पर बॉडी वेट हम लोग कॉन्ट्रास्ट यूज करेंगे। ठीक है, जनरली 80 to 150 ml अकॉर्डिंग टू द नीड। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द पेशेंट हम लोग यूज़ करेंगे, और जो रेट ऑफ फ्लो हम लोग यूज़ करेंगे वो मिनिमम हम लोग यूज़ करेंगे 4 और मैक्सिमम हम लोग यूज़ कर सकते हैं 5.5 ml पर सेकेंड। ठीक है, तो जनरली 5.5 ml या फिर 5 ml पर सेकेंड इज द कॉमनली यूज। ठीक है, तो हम लोग जनरली 5 ml या फिर 5.5 ml रेट ऑफ फ्लो में जो है हमें जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है 80 to 150 ml अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द पेशेंट हमें बहुत रैपिडली जो है हम पेशेंट का इंजेक्ट करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है जो नीडल होना चाहिए, जो नीडल होगा हमारा कैनुला का उसमें जो 18 गेज होना बहुत जरूरी, चौड़ा होना चाहिए नीडल। पतला अगर होगा तो नहीं होगा। जनरली हम लोग 18 गेज अगर नहीं यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम हम लोग 20 गेज का ही यूज़ करना है, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। ठीक है, तो 18 गेज का नीडल हम लोग डालेंगे, कैनुला लगाएंगे। उसके बाद जो है उस कैनुला लगाने के बाद कैनुला अच्छी तरह से मतलब वेन में है कि नहीं इसको चेक करना होगा, टेस्ट करना होगा विद हेल्प ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नॉर्मल सलाइन बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया। कॉन्ट्रास्ट मीडिया या फिर एग्जामिनेशन स्टार्ट करने के पहले कॉन्ट्रास्ट मीडिया को एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एग्जामिनेशन को स्टार्ट करने के पहले जो है हमें जो है कैनुला हमने जो कैनुला लगाया है उसमें जो नॉर्मल सलाइन को इंजेक्ट करके ऑटो इंजेक्टर के माध्यम से इंजेक्ट करके हमें देख लेना है कि हमारा लाइन सही है कि नहीं, प्रॉपर्ली जाएगा कि नहीं। बिकॉज अगर हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्टली कॉन्ट्रास्ट मीडिया एडमिनिस्ट्रेशन कर देंगे तो क्या होगा, पेशेंट का स्वेलिंग हो सकता है या फिर कहीं पे आपका पे वो रुक सकता है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया सही से नहीं जा सकता है। तो इसको चेक कर लेना है पहले। ठीक है, नॉर्मल साइन से ये सब हो गया। उसके बाद जो है पेशेंट का हम लोग लैंडमार्क्स डाल करके हम लोग पेशेंट को जो है गैंट्री में हम लोग डाल देंगे, और उसके बाद हम लोग एक्विजिशन के लिए हमारे जो कंट्रोल पैनल है उसके अंदर में आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग जो है इमेज एक्विजिशन करने के लिए जितना भी हमारा स्टेप्स होता है, स्कैनोग्राम लेना, देन कैल्शियम स्कोरिंग करना, और उसके बाद इमेजेस जो है ब्रेथ होल्ड में एक्वायर करना। ठीक है, ये सब हम लोग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बिकॉज वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है और ये सब बताने जाऊँगा तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सो आप लोग देखते रहिए ये वीडियो को। तो बेसिकली एक इमेज एक्विजिशन हो जाने के बाद जो है हम लोग पेशेंट्स को निकालेंगे। तो इस बीच में जो है जब हम लोग कॉन्ट्रास्ट मीडिया पुश करेंगे, कॉन्ट्रास्ट मीडिया पुश करने के बाद पेशेंट को एक बार पुश जरूर लेना है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। अगर दिक्कत हो रहा है, अगर छोटा मोटा पेशेंट बोलता है कि मेरे को थोड़ा सा गर्मी लग रहा है, तो रियली एश्योर द पेशेंट कि डरने की कोई बात नहीं है, ये होता है ये कॉन्ट्रास्ट देने से। ठीक है, तो उसके बाद जो है एग्जामिनेशन पूरा कंप्लीट होने के बाद जो है हमें पेशेंट को केयरफुली निकालना है,
उसके बाद पेशेंट को ऑब्जर्वेशन के लिए मिनिमम 30 मिनट्स टू 1 आवर जो है पेशेंट को बैठा के रखना है ऑब्जर्वेशन एरिया में, और पेशेंट का कैनुला जो है तब तक नहीं उतारना है ये 30 मिनट्स, और जब तक पेशेंट ऑब्जर्वेशन में तब तक उसका कैनुला लगा हुआ होना चाहिए, बिकॉज पेशेंट को साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कॉन्ट्रास्ट का, तो वो साइड इफेक्ट्स ना हो इसीलिए जो है हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है पेशेंट को 30 मिनट्स टू 1 आवर। ठीक है, बहुत अच्छा होता है, कई जगह पे ये प्रैक्टिस किया जाता है कि पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट देने के पहले जो है हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए कॉन्ट्रास्ट देने के पहले, या फिर एग्जामिनेशन जब हम लोग पोजिशनिंग कर रहे हैं तब और भी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ करना चाहिए, ये बहुत जगह पे हमको नहीं किया जाता है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो है कॉन्ट्रास्ट पुश करने के पहले सबसे पहले तो हम लोग ने नॉर्मल लाइन डाल के हम लोग ने चेक कर लिया कि हाँ हमारा लाइन सही है। उसके बाद जो है पेशेंट को जो है सबसे अच्छा हाइड्रोकोर्टिजोन एक इंजेक्शन दे देना चाहिए, जिससे कॉन्ट्रास्ट मीडिया से होने वाला जो इफेक्ट्स है वो घटा देता है। साथ ही साथ आपका जो एविल होता है, मतलब एंटी हिस्टामिन मेडिसिन एलर्जिक रिएक्शन को घटाने के लिए, तो एक एविल भी पुश कर देना चाहिए। तो एविल और हाइड्रोकोर्टिजोन का इंजेक्शन कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करने के पहले ही पेशेंट को दे देना चाहिए, जिससे पेशेंट का जो कॉन्ट्रास्ट होने वाला जो इफेक्ट है वो घट जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि हमें पता है कि हमें इमेजेस को अच्छा बनाने के लिए, कैल्शियम स्कोरिंग को प्रॉपर्ली करने के लिए पेशेंट का जो आर्टरी है उसको थोड़ा डायलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सबलिंगुअली हम लोग GTN स्प्रे करते हैं। ठीक है, GTN स्प्रे करने से जो है पेशेंट का जो आर्टरी वो डायलेट हो जाता है, जिसमें हमें कैल्शियम स्कोरिंग करने में और इमेजेस जो है बहुत अच्छा हमें दिखता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये करना हमें ऑलवेज चाहिए। और साथ ही साथ ये एग्जामिनेशन को परफॉर्म करने से पहले हमें पेशेंट का कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम लोग पेशेंट के वो सब कुछ इन्फॉर्म करेंगे, पेशेंट का भी परमिशन लेंगे कि आपको कोई रिस्क भी हो सकता है, इसीलिए पेशेंट का कंसेंट लेना भी, प्रॉपर कंसेंट, रिटन कंसेंट लेना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो आज के इस टॉपिक पे मैंने कोशिश किया कि कोरोनरी एंजियोग्राफी के विषय में आप लोग को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकूं। आज के इस टॉपिक में हम लोग ने डिस्कशन किया ट्रेडिशनल एंजियोग्राफी, जिसको हम लोग कैथेड्रल एंजियोग्राफी कहते हैं, वो क्या होता है, किस तरह से उसको परफॉर्म किया जाता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, कब कब हमें जो है पेशेंट का कैथेड्रल एंजियोग्राफी करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, ये हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया कैथेड्रल एंजियोग्राफी किस प्रकार से जो है वो सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी से डिफरेंट होता है, सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कब करना चाहिए, किस किस पेशेंट पे सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करने से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी का क्या बेनिफिट्स है, क्या डिसएडवांटेजेस है, और साथ ही साथ हमने डिस्कशन किया पेशेंट को किस तरह से हम लोग प्रिपेयर करेंगे ड्यूरिंग परफॉर्म द सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। एंड हमने आज की इस वीडियो में ये भी डिस्कस किया कि क्या टेक्निक को अप्लाई करके जो है हम लोग क्या पेशेंट का किस तरह से सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी परफॉर्म करेंगे, और साथ ही साथ पेशेंट को किस तरह से आफ्टर केयर करेंगे सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी के बाद, एंड व्हाट आर द प्रिकॉशन वी विल टेक। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए मेरा वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ये वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरा हर एक वीडियो को देखते रहिएगा, बिकॉज इसी चैनल में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा यूनिक टॉपिक से वीडियो जो आपको बनाएगा यूनिक। ओके, थैंक यू।